हाय एवरीवन। हम होम्योपैथ्स को ट्रीटमेंट के दौरान कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि डायग्नोसिस करने में कठिनाई होती है और उसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उसके पास रेफ़र करते हैं डायग्नोसिस कराने के लिए कि पेशेंट जो है वो किस बीमारी से ग्रसित है। और फिर डायग्नोसिस जो है ये प्रोग्नोसिस में भी मदद करती है। हम जानते हैं कि डायग्नोसिस हमारे ट्रीटमेंट में उतना ज़्यादा सहायक नहीं है, ये बात सच्चाई है, लेकिन फिर भी जब आप केस चेकिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। और डायग्नोसिस करके आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन में नीचे में लिखना चाहिए कि कौन सा डायग्नोसिस है, क्या आपके केस का प्रोग्नोसिस है, देन आपको ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए अभी मैंने कुछ वीडियोस कफ के ऊपर डाला था। तो डायग्नोसिस आपको करना ज़रूरी है या ना है, जानकारी ज़रूरी होना चाहिए कि जो कफ है वो किस कारण से है। तो आइए कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप कैसे पहचान पाइएगा अपने सिम्टम्स से, सिर्फ सिम्टम्स से। ऐसे कोई लैब टेक्नोलॉजी का ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ सिम्टम आपके पास अगर है, लक्षण है, उसके अनुसार भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में आप देखते होइएगा कि जितने भी हमारे फिजिशियन थे उनके पास ऐसे कोई लैब का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना बेहतरीन डायग्नोसिस करते थे। सिर्फ पेशेंट को देख के, पेशेंट के सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करके, समझ के वो क्लियर डायग्नोसिस डाल देते थे। तो क्या था, इसका मतलब है कि आपको अपने पेशेंट को अच्छे से समझना होगा। उसके लक्षण को, सिम्टम्स को आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको डायग्नोसिस करने में भी सुविधा होगी और ट्रीटमेंट करने में भी सुविधा होगी। तो क्योंकि ट्रीटमेंट करने में कैसे सुविधा नहीं होगी, इसीलिए सुविधा होगी क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिकली तो जो डायग्नोसिस में आपका बीमारी आता है दैट विल बिकम योर कॉमन सिम्टम। तो ये बात मैं किसी और वीडियो में करूँगी कि कॉमन सिम्टम क्या होता है। और इन कॉमन सिम्टम्स को आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन में जब आप बनाते हैं किसी मेडिसिन को देने के लिए तो कॉमन सिम्टम्स को छोड़ देना पड़ता है। तो जब आप जानेंगे तभी ना कि कॉमन सिम्टम्स है क्या, तो डायग्नोसिस आप करेंगे तब तो आप समझेंगे ना कि इस बीमारी का ये कॉमन सिम्टम है। तो कॉमन सिम्टम को हमको छोड़ना पड़ेगा, जो अनकॉमन सिम्टम्स है उसे ही लेना पड़ता है। तो हर बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत ही अहम बुक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जो आगे ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, अगर आपके पास पेशेंट कफ लेके आ रहा है और वो परसिस्टेंट बहुत दिनों से वो कफ चल रहा है और साथ में अगर वो कहता है कि थोड़ा सा माइल्ड फीवर रहता है या फिर फीवरिश ऐसा फीलिंग भी होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस का केस हो या फिर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हो। यानी ट्यूबरकुलोसिस कभी कभी टीबी का जो कीड़ा होता है वो छुपा रहता है, लेटेंट अवस्था में रहता है और इस तरह का लक्षण देता है लेकिन टेस्ट में नहीं आता है। तो तब आप इलाज उसी हिसाब से अपने माइंडसेट को करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। कफ में अगर सुबह या रात में बढ़ रहा है और जस्ट आपका जब आप स्टेथो लगाते हैं तो आपको विस्लिंग ऐसा साउंड सुनाई पड़ता है, सीटी ऐसी आवाज़ आती है, तो वो केस अस्थमा का, आज़मा का हो सकता है, यानी दम्मा का हो सकता है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत तरह के साउंड को परसीव करना सिखाने की कोशिश करूँगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर अगर पेशेंट वाइट एक्सपेक्टोरेशन लेके आता है, चाहे वो गाढ़ा हो या पतला हो, यानी कि सफ़ेद खखार अगर आता है तो वो सीओपीडी का केस हो सकता है। फिर अगर पेशेंट आपका फोर्दी एक्सपेक्टोरेशन यानी झाग ऐसा बोलता है पेशेंट कि मेरे खखार में झाग ऐसा आता है, दैट कैन बी अ केस ऑफ ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट का खखार जो है वो येलोइश टाइप का है, यानी कि ये गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, जनरली ये गाढ़ा ही होता है, स्ट्रिंजी होता है, यानी कि लज्जेदार होता है, तो ये केस हो सकता है ब्रोंकिएक्टेसिस का। तो ये आपको डायग्नोस करने में मदद करेगा। और जो कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि मेरा जो कफ है वो सोने से बढ़ जाता है, खाने के बाद मेरी खांसी आने लगती है, दैट कैन बी ए केस ऑफ
इंक्रीज्ड एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी का केस हो सकता है, या फिर पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू हिज गट। मैंने पिछले एक वीडियो में जिसमें मैंने सिम्टम्स के बारे में जानकारी दिया था, उसमें मैंने बताया था कि कफ के साथ में पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, यानी पेशेंट बताता है कि उसका जो सर्दी है वो गले में गिरता हुआ उसे महसूस होता है। दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट नेज़ल ड्रिप इन द मेडिकल लैंग्वेज। और ये डायग्नोसिस बन सकता है इस्नोफेलिया का, यानी कि पेशेंट आपका इस्नोफेलिक हो सकता है। कुछ पेशेंट का जो खांसी होता है दैट एग्रीवेट्स फ्रॉम द सावर थिंग्स, फ्रॉम द कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि कोई खट्टा खाता है तो खांसी हो जाती है, ठंडा खाया, ठंडा पिया, या ठंडे हवा में चला गया, या फिर अगर डस्ट से हो गया खांसी, तो वो डायग्नोसिस एलर्जिक कफ का बनता है। और अगर कफ के साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द बता रहा है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे एलोपैथिक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, मुझे मालूम चला है कि ऐसे कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल ड्रग्स वो भी होते हैं, जिसमें कफ जो होता है वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पेशेंट को दिखता है। तो ये भी बात हो सकती है, तो अपने पेशेंट से ज़रूर पूछिए कि क्या कोई ऐसा ड्रग है, एलोपैथिक मेडिसिन है जो बहुत दिनों से वो खा रहा हो, जिसकी वजह से उसका खांसी जो है वो परसिस्टेंट हो गया है और आपको नहीं पता चल रहा है। तो ये सब इंक्वायरी करनी होगी, तब जाके आप सटीक डायग्नोसिस बना पाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो साउंड होते हैं। मैं अपने पेशेंट का जब साउंड लेती हूँ, देखती हूँ स्टेथो से, तो बहुत मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, कफ का तो बिल्कुल ही, कफ का ऐसा है कि कितना आसान है परसीव करना। अगर आपको प्रॉपर वे में अगर साउंड सुनने का आदत हो गया, तो आप साउंड के बेसिस पे ही आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट भी आपका बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, डायग्नोसिस भी आपकी आसान हो जाएगी। और आपको, क्योंकि हमारे रिपर्टरी में भी साउंड्स के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन है, आप देखिएगा स्ट्राइडर है, और बहुत सारे जितना साउंड का भी मैं आपको जब ये साउंड वाला बताऊंगी ना, वीडियो डालूंगी, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि जो रूब्रिक्स है ना सिंथेसिस में, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो साउंड के ऊपर भी डिपेंड करके आप मतलब प्रिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर मतलब सुनने का आपको अभ्यास हो गया है और आप परफेक्ट आप समझ पा रहे हैं कि यही साउंड है। अब मान लेते हैं स्ट्राइडर है, तो आपको स्ट्राइडर समझने के लिए ये होना चाहिए ना कि ये क्रीपिटस है तो ये किस तरह का साउंड होगा। अगर आप नहीं, गलत डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो फिर आपका रिपर्टरी में वो सिम्टम लेना बेकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि साउंड वाला जो है वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं बस इतना ही चाहती हूं कि मेरे साथ ही जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी जानकारी को जो भी मैं थोड़ा मोड़ा जानती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये तो क्योंकि एक तो समय बहुत कम है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है शेयर करने का, आपकी बातों को जानने का, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का, तो ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, अभी फेसबुक पे मुझे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिला है, जिसमें क्या है कि मैं अपने पेशेंट से डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर आपको पर्सनली अपने किसी प्रॉब्लम को मेरे से शेयर करना है जो आप पब्लिकली नहीं बता पाते हैं, या फिर आप ऐसे मेडिसिन चाहते हो अपने पर्सनलाइज किसी प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट वहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगी। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर, और डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे से कोई एडवाइस ले सकते हैं या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।